गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैलेट प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक यानी कि डाइलेक्ट्रिक, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक दो प्लेटों के बीच में फिल हुए होंगे। उस कंडीशन में कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम लोग उसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे या डेरिवेशन समझेंगे, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो एक हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा था। कौन सा डेरिवेशन था? जब दो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को फिल किया जाता था और उस कंडीशन में कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता था, उसका डेरिवेशन हम लोगों ने ड्राइव किया था, ठीक, पिछली क्लास में। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो प्लेट्स हैं हमारे पास। एक प्लेट फर्स्ट है, ये दिख रही होगी तुमको, ये एक सेकेंड है। ठीक, एक पर पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस टी है और कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक का के है। प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन है वो डी है। ठीक, तो इससे एक फार्मूला निकल के आता था, ये C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है? अगर इसी थिकनेस को, जो डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है, ये तुमको दिख रही होगी, डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है, इसको बढ़ा के डी के बराबर कर दिया जाता है, यानी कि टी को हम बराबर रखते हैं डी के। उस कंडीशन में सी की वैल्यू क्या होती थी? सी बराबर होता था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस क्या हो जाएगा टी अप, सॉरी, ये भी तो टी डी के बराबर है ना, डी अपॉन के। तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाता था, सी बराबर आता था तुम्हारा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये वैल्यू हमारी निकल के आती थी। क्लियर है? अब इसी फार्मूले का यूज करके हम इन दोनों प्लेटों के बीच में कई सारे, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे। ठीक, और उस डाइलेक्ट्रिक को फिल करने के बाद जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, या कह दो फार्मूला बनेगा, आज उसको ड्राइव करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो प्लेटों के बीच में तीन डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं। मान लो एक डाइलेक्ट्रिक माइका हो गया, ठीक है, तुम्हारे पास क्वार्ट्ज हो गया, या पेपर हो गया, या एयर हो गई तुम्हारे पास, कुछ इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं उसका कैपेसिटेंस पावर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या उसका फार्मूला क्या बनता है। ठीक, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कैपेसिटेंस विद एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल बी। अगर एन डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो उस पर कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मान लो यहाँ पर देखो, दो डायग्राम हमने बताए हैं, तो सेकेंड डायग्राम को हम बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट डायग्राम को समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक जो है रो की फॉर्म में फिल किया गया। रो की फॉर्म में मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया, और हर एक डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। देखो यहाँ पर एक का K1 दिया गया है, ठीक, एक का K2, यहाँ पर देखो K1 है, ये K2 है, ये K3 है, और इनकी थिकनेस T1 T2 T3 है। ठीक है, थिकनेस भी अलग अलग है। अब देखो ओवरऑल जो एरिया है प्लेट्स का वो सेम है, और डी यहाँ पर, डी किसके बराबर है? डी जो सेपरेशन है वो फिल है T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे है। ठीक है, समझ आ रहा है ये? ठीक, तो डी T1 प्लस T2 प्लस T3 के बराबर है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये पूरा फिल है, पार्शली फिल नहीं है, पूरा फिल है, फुल फिल है। ठीक, अब देखो हर एक रो में, हर एक रो की जो कैपेसिटेंस होगी वो अलग अलग होगी। ठीक, और कैपेसिटेंस अलग अलग होगी, और साथ में क्या होगा, इनके ऊपर जो पोटेंशियल लग रहा है, यानी कि हर एक रो में जो पोटेंशियल लग रहा है, यहाँ का पोटेंशियल V1 अलग होगा, यहाँ का V2 अलग होगा, यहाँ का V3 अलग होगा। ठीक, पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन चार्जेस की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे मान लो पहली प्लेट में चार चार्ज चले यहाँ पर से, एक दो तीन चार, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्जों को फ्लो कराने के लिए अलग पोटेंशियल लगेगा। फिर ये दूसरे मीडियम में चलेगी जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक अलग है, तो यहाँ पर पोटेंशियल अलग लगेगा। फिर तीसरे मीडियम में चलेगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल अलग लगेगा, यानी कि V1 V2 V3 तीनों में पोटेंशियल अलग अलग लग रहा है, लेकिन चार्जेस की वैल्यू क्या है? सेम है। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम जो कैपेसिटर होते हैं वो सीरीज में ऐड करते हैं। ठीक है, किस में ऐड करते हैं? सीरीज में ऐड करते हैं। तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगी, तो इन सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से जो कैपेसिटेंस आएगी उनका एडिशन होगा, और वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन। अब चलो देखते हैं,
जैसे 1/c इक्विवेलेंट तुमको निकालना है, तो यहाँ पर मीडियम कितने हैं, 3। वो भी कैसे जुड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग है और चार्जेस सेम है। तो 1/c1, 1/c2 और ये क्या हो जाएगा 1/c3। क्लियर है? ओके। अब तुमको पता है इसका फार्मूला, जब फुलफिल होता था उस कंडीशन में सी की वैल्यू क्या होती थी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, एरिया सेम है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसके बराबर है, पहले वाले मीडियम के लिए वहां पर डी T1 के बराबर है। फिर 1/, अच्छा K1, के की जगह K1 रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर हो जाएगा K2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T2, यहाँ पर हो जाएगा 1/K3 ए एप्सिलॉन नॉट T3। ठीक, अब इसको अरेंज कर लो, तो 1/c इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, T1/K1 ए एप्सिलॉन नॉट, T2/K2 ए एप्सिलॉन नॉट, T3/K3 ए एप्सिलॉन नॉट। अब तीनों में कॉमन क्या मिल रहा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मिल रहा कॉमन 1/A एप्सिलॉन, अंदर क्या बचने वाला है, T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सी इक्विवेलेंट निकालना है हमें, ठीक है। जनरल कैलकुलेशन है तुम्हारी, सी इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और ये पूरा टर्म T1/K1 T2/K3 T3/K3 ये इसके नीचे आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। ठीक, ये कैपेसिटेंस आ जाएगी जब डाइलेक्ट्रिक को हम रो में फिल करेंगे। ठीक, रो कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको फिल करेंगे तो यहाँ पर सीक्रेट आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया? अब मान के चलते हैं कि यही डाइलेक्ट्रिक, अब फिगर सेकंड वाला फिगर देखते हैं ये, ठीक, यही डाइलेक्ट्रिक एन टाइम्स तक फिल कर दिया गया, सेपरेशन डी है दोनों प्लेटों के बीच में, और इनकी थिकनेस जो डाइलेक्ट्रिक की है वो T1 T2 T3 कहाँ तक गई है, Tn तक गई है। तो हम अब फार्मूला यूज करेंगे, ये जनरल फार्मूला जो भी हम लोग ने पढ़ा था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। इसका यूज करके यही फार्मूले से अब हम एन टाइम तक कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, C इक्वल टू क्या था हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब तुम देखोगे यहाँ पर जो D है और T है इसकी वैल्यू क्या रखोगे, देखो D तो पूरा ही है हमारे पास, ठीक है, और D ब्रेक किस में हुआ, T1 प्लस T2 प्लस T3 कहाँ तक गया है, Tn तक गया है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, T इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T की जगह क्या लिखोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 और कहाँ तक गया है, Tn तक गया है, ठीक है, प्लस ये इसमें क्या लिखोगे, T1/K1 T2/K2 और ये कहाँ तक गया है, Tn/Kn तक। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब D को किसके बराबर रख दिया गया भाई, D किस में ब्रेक किया है, D ब्रेक किया है T1 प्लस T2 प्लस T3 कहाँ तक गया, Tn तक गया। तो D बराबर किसके हो गया, T बराबर हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 कहाँ तक गया है, Tn तक। इसके बराबर हुआ कि नहीं, तो D की जगह हमको ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो C बराबर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 पता कहाँ तक गया है, Tn तक है, फिर माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और ये Tn तक गया। तो दो टर्म तो इसमें इक्वल हो गए, प्लस इधर क्या लिखोगे, T1 अपॉन
K1 प्लस T2 अपॉन K2 और Tn अपॉन K। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 और कहाँ तक गया, Tn अपॉन K। देखो सेम फार्मूला आ गया हमारा। अब यहाँ पर तीन ही तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक थे और यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर n तक है, ठीक है। तो तुम देख रहे होगे दोनों में सेम फार्मूला बन रहा है, बस वो थ्री कैपेसिटर सॉरी थ्री डाइलेक्ट्रिक थे और इसमें कितने हैं, यहाँ पर n तक, ठीक। तो ये फार्मूला ड्राइव हो गया, ये तीन डाइलेक्ट्रिक के लिए था, ये n डाइलेक्ट्रिक के लिए था। क्लियर है, ओके। अब हम लोग चलते हैं पैरेलल टाइप अरेंजमेंट में। अब पैरेलल टाइप अरेंजमेंट में क्या होता है, अब प्लेट्स वही हैं, ठीक, ध्यान रखना, प्लेट्स वही हैं, बस है क्या इसमें, इसमें फर्क ये है कि डाइलेक्ट्रिक को कॉलम के टाइप में अरेंज किया गया है, ठीक है। इसमें उसमें रो में था, उसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड था और रो अरेंज ऑर्डर में अरेंज था, इसमें कॉलम ऑर्डर में अरेंज किया गया। अब कॉलम ऑर्डर में जब अरेंज करोगे तो यहाँ पर डी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। डी ब्रेक करता था वहां पर T1 प्लस T2 प्लस T3 इस तरीके से, यहाँ पर ए ब्रेक करेगा, क्या ब्रेक करेगा, ए, और ए ब्रेक करेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि जो पोटेंशियल होगा इस केस में पोटेंशियल सेम होगा, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, पोटेंशियल सेम होता था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू किसकी अलग होगी, चार्जेस की, इसमें इसमें चार्ज अलग होंगे, इसमें अलग होंगे, ठीक, चार्ज अलग होंगे और पोटेंशियल सेम रहेगा और कैपेसिटेंस अलग होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इसको जोड़ते हैं, अच्छा ये पैरेलल होता क्यों है, अब मान लो यहाँ पर से इस प्लेट से 10 चार्ज चले ऊपर वाली प्लेट से, ठीक है। तो किसी मीडियम में 2 चार्ज चलेंगे, किसी मीडियम में 3 चलेंगे, किसी में 4 चलेंगे, ठीक है। तो चार्जेस अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल चार्ज 10, इस प्लेट से इस प्लेट तक ओवरऑल चार्ज पहुंचेंगे 10 ही, लेकिन किसी किसी मीडियम में चार्ज की वैल्यू अलग अलग रहेगी क्योंकि मीडियम अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो चार्जेस की वैल्यू इसमें अलग होती है, पोटेंशियल सेम रहता है, कैपेसिटेंस अलग अलग रहती है, ठीक है। और जब ये अरेंजमेंट होता है तो ये इनके बीच में पैरेलल कैपेसिटेंस कहलाता है, मतलब पैरेलल अरेंजमेंट कहलाता है कैपेसिटर का, ठीक। तो पैरेलल कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं, तो Cp बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 कहाँ तक जाते हैं, Cn तक जाते हैं, क्लियर है। और इस कंडीशन में सेम क्या रहता है, इस कंडीशन में ओवरऑल प्रोसेस में डी सेम रहता है, ठीक। तो यहाँ पर Cp इक्वल टू क्या लिख दोगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन टी, फिर क्या लिखोगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन डी, और सो ऑन कहाँ तक जाएगा, Kn एप्सिलॉन नॉट An अपॉन टी, ठीक। इस कंडीशन में हम कॉमन क्या ले लेंगे, तो Cp बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अंदर क्या बचा, K1 A1 प्लस K2 A2 कहाँ तक गया ये, Kn An, ठीक है। तो ये फार्मूला जो निकल गया है हमारा, ये किस में निकल गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके। अब हम लोग इसके आगे के फार्मूले देखते हैं कि कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है तब उसका फार्मूला क्या बनता है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तब उसका फार्मूला क्या होगा, और अगर कंडक्टर रखा हुआ है तब उसका फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। या फिर उसका शेप चेंज है, वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेल है, और शेलों के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, या उसका शेप चेंज होकर सिलेंड्रिकल हो गया है तब उसका शेप क्या, उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, तो फार्मूले यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमको पता है जब हमारे पास कैपेसिटर होता था और उसके प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था, ठीक है, उस कंडीशन में सी जो आता था उसका फार्मूला होता था कैपेसिटर का ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी क्या होता था, सेपरेशन, ए एरिया होता था प्लेट का, और एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की होती थी, ठीक है। तो हम इसको जो कैपेसिटर होता था उसको मान लेते हैं कि यहाँ पर सी नॉट है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब ये कंडीशन देखते हैं कि इसके अंदर जो है
डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, उस कंडीशन में जो फार्मूला बनता था वो होता था C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर? ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करें, C इक्वल टू लिखे ए और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये क्या बन जाएगा? ठीक, ये कैपेसिटर की वैल्यू आएगी। जब फ्री स्पेस में था तुम्हारा कैपेसिटर रखा हुआ था, ठीक, तब उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C बराबर के सी नॉट। ठीक है, ये इसमें एक रिलेशन आ जाएगा C इक्वल टू के सी नॉट, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड था और जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया। यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? C अपॉन सी नॉट। ठीक है, तो कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या था हमारे पास? सी नॉट, और विद डाइलेक्ट्रिक सी था। तो के का रेशियो क्या बन गया? के इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा फार्मूला देखते हैं इसका। यहाँ पर लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी इन बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक, तो ये हमारे पास सेपरेशन था, डी था, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड था वो टी थिकनेस का था। तो इससे रिलेटेड फार्मूला क्या हमारे पास था, ये हम पढ़ चुके हैं। सी बराबर क्या होता था? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पर था डी माइनस टी प्लस डी अपॉन क्यू। क्लियर है? अब जैसे जैसे टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, और ये डी के बराबर पहुंचेगा, फिर वही फार्मूला बन जाएगा इसका। तो ये फार्मूला याद रखना, जब ये पार्शली फिल हो, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक जो है कैपेसिटर के बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक पार्शली फिल हो, तो उसका फार्मूला ये बन जाता है। अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी इन बिटवीन इट्स प्लेस। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इंसुलेटर नहीं। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर के था पहले में, यहाँ पर के था, लेकिन यहाँ पर कंडक्टर, यहाँ पर क्या है? के की जगह क्या रखा हुआ है? एक कंडक्टिंग प्लेट रखी हुई है। और कंडक्टिंग जो प्लेट होती है या स्लेब होती है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। इस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब फार्मूला क्या बन जाएगा? सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन क्यू। अब के की वैल्यू रखोगे इन्फिनिटी, तो टी अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ये हो जाएगा जीरो। तो सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक, याद रहेगा? ओके, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दो प्लेट है। देखो, ये कॉन्सेंट्रिक्स जो है स्फेरिकल शेल है, तो इसकी इनर रेडियस जो है वो ए है, आउटर रेडियस बी। ठीक, इस केस में जो कैपेसिटर का फार्मूला बनता है वो बनता है सी इजकल टू, सॉरी, सी इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, के ए बी अपॉन बी माइनस ए, कि बी रेडियस बड़ी है ए से, ठीक है, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका फार्मूला ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, फार्मूला नंबर 5 है ये। कैपेसिटर ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब इसकी जो लेयर है, यहाँ पर देखो, ये भी शेल है, ध्यान रखना, इसके बीच में क्या फील्ड है? डाइलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर के। इसकी इनर रेडियस ए है, स्मॉल ए है, और आउटर रेडियस स्मॉल बी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो कैपेसिटर का फार्मूला बनता है वो होता है सी इजकल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल। एल क्या है? इसकी लेंथ सिलेंडर की, ठीक है, अपॉन 2.303 लॉग बी अपॉन ए बेस 10। ठीक, ये फार्मूला बन जाएगा जब कैपेसिटर कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। फिर कह रहा है, यहाँ पर आ जाओ फार्मूला 6 पर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। अब देखो, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका सेपरेशन डी है, ठीक, एरिया ए है, और यहाँ पर देखोगे ये तुम्हारे पास बैटरी लगी है बी वोल्ट की। ठीक है, स्विच इसका ऑफ है, क्या है? ऑफ है, वहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। तो इस कंडीशन में
Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। अब यहाँ पर क्यू नॉट गया है, क्यू नॉट है इनिशियल चार्ज, ठीक है, इनिशियल चार्ज। अब इनिशियल चार्ज का मतलब क्या है, जब बैटरी कनेक्ट होगी तब चार्ज किया था, क्यू नॉट। और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हुई, ये है फाइनल, ठीक। जहां पर नॉट देख लोगे वो इनिशियल होगा, और जहां पर नॉट नहीं होगा वो फाइनल होगी। तो फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज दोनों कैसे हैं, सेम है। फाइनल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वोल्टेज का के टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल जो वोल्टेज होगा यानी कि वी नॉट कितना कम हो जाएगा, के टाइम, ठीक है, डिक्रीज करेगा पोटेंशियल। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम कम हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर कैपेसिटेंस तुम्हारा सेम, कैपेसिटेंस तुम्हारा जो रहेगा के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, सी इजकल टू के सी नॉट। अब जहाँ पर पोटेंशियल जो एनर्जी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगी इनिशियल पोटेंशियल की के टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज कर जाएगी पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, स्विच ऑन है, यहाँ पर ऑन है और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऑफ था, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, चार्ज इंक्रीज करेगा के टाइम। पोटेंशियल तुम्हारा सेम रहेगा, पोटेंशियल जैसे जैसे डिक्रीज करेगा वैसे बढ़ेगा भी, वो पोटेंशियल कौन देगा, बैटरी देगा, ठीक है। तो पोटेंशियल तो मेंटेन रहेगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। कैपेसिटेंस पावर जो है सेम रहेगी, जो उसमें थी इसमें रहेगी, ठीक, के टाइम इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल इंक्रीज करेगा क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, कांस्टेंट है, सेम थी। वहां पर क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, ठीक, ओके। तो ये तुमको टर्म्स याद रखने हैं और साथ में फार्मूले भी याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने के लिए, ओके। हाँ तो चलो अब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। इसमें देखो पहला न्यूमेरिकल है जो उन्हीं फार्मूले पर बेस्ड है। लिखा हुआ है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीज फ्रॉम 4 माइक्रोफैरड टू 80 माइक्रोफैरड ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कहने का मतलब है इसमें जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो उनके बीच में जो कैपेसिटेंस था वो कितना था, सी नॉट, और सी नॉट की जो वैल्यू थी वो थी 4 माइक्रोफैरड, ऐसा लिखा है। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाता है यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस हो जाती है सी, और सी की जो वैल्यू होती है वो 80 माइक्रोफैरड हो जाती है, मतलब इंक्रीज कर जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला हमको सीधा सीधा फार्मूला पता है, सी इजक्वल टू क्या होता है, के सी नॉट, ठीक है। तो के इजक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन सी नॉट। तो यहाँ पर सी क्या है, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक अपॉन क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है। तो के इजक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर सी कितना है हमारे पास 80 माइक्रोफेरेड अपॉन सी नॉट कितना है 4 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना हो जाएगा के इजक्वल टू 20। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती। चलो अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में देखते हैं, लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड, ठीक है। जब कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनके बीच में एयर है तब उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 8 पिकोफैरड है, ठीक है। तो वहां पर हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये क्या दे रखा है, ये सी नॉट दे रखा है 8 पिकोफैरड। क्लियर है। फिर कह रहा है द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कांस्टेंट जो है दे रखा है 5, ठीक। तो के की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 5, और डी को रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी कि डी डैश जो हो जाता है वो डी बाई 2 हो जाता है, ठीक है। सेकेंड केस की बात कर रही है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द सेकेंड केस।
ठीक। तो वहां पर कैपेसिटेंस तुमको बताना है कैपेसिटर की कितनी हो जाएगी। ठीक, पूरा क्वेश्चन सही से समझ लो। पहले ये बता रहा है पहले केस में कि जब प्लेटों के बीच में एयर है तो वहां पर उसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 8 पिकोफैरेड। जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाता है और सेपरेशन को हाफ कर दिया जाता है तब उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, जबकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है, फार्मूला है हमारे पास ये। जब एयर होता है तो वहां पर जो कैपेसिटेंस पावर होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, और जब डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं तो सी बराबर होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश कर दोगे। ठीक है, क्योंकि डी रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई टू। अब सी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से देखो, वो दे रखी है 8 पिको फेरेड ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी सी बराबर हो जाएगा 2 के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक, अब इतना सेपरेशन करो यहाँ पर से इतना, तो ये सी नॉट की तरह लग रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 2 के हो जाएगा सी नॉट। ठीक, और सी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी 8 और के की वैल्यू 5, ये दे रखा है 8, तो कितना हो जाएगा 80। ठीक, 80 और वैल्यू क्या आएगी पिको फैरेड। ठीक है, तो सेकंड केस में जब डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाएगा तो वहां पर सी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 80 पिको फैरेड। ओके, अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 3 को समझते हैं। लिखा हुआ है फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 ले लेते हैं इसको और C2 each of 1 microfarad capacitance connected to a battery of 6 volt. Initially switch capital S is closed. After some time S is left open and dielectric slab of dielectric constant K is equal to 3 are insert to fill completely the space between the plates of the two capacitors. How will the charge and potential difference between the plates of the capacitor be affected after the slab are inserted? ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं और फिर सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, डायग्राम क्या कह रहा है, ये तुम्हारे पास कैपिटल एस है, ये स्विच है। ठीक, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। पहले इसको क्लोज किया जाता है, क्लोज करने के बाद इसको ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या करते हैं, इसमें C1 में और C2 में डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं पूरी तरीके से, पार्शली नहीं कंप्लीटली फिल करते हैं और फिर उस के की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, 3 दे रखी है। अब कह रहा है कि उन पे चार्जेस क्या आएंगे, चार्ज की वैल्यू क्या होगी और दोनों कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर समझने वाली ये है कि इसको अगर ओपन करोगे तो C1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ C2 पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट की देख लेते हैं। ठीक है, की पॉइंट देख लेते हैं फिर आगे लगाते हैं। देखो इसमें कॉन्सेप्ट की कह रहा है व्हेन स्विच इज ऑन, देन स्विच को ऑन करोगे तो क्या होगा V1 और V2 6 वोल्ट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तुमको पता है ये दोनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है। अब यहाँ पर तुम ध्यान देना कि चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन कैपेसिटेंस की पावर देख रहे हो, जो कैपेसिटेंस है वो भी सेम है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर सेम है तो चार्ज की वैल्यू भी सेम रहेगी। ठीक उसी तरीके से जब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करते थे, रेजिस्टेंस लगा होता था, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे होते थे तो अगर वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो दोनों ब्रांचेस में करंट भी सेम जाता था। ठीक उसी तरीके से अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो चार्जेस की वैल्यू भी सेम रहेगी। ठीक, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, की पॉइंट है द वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी
सेम बिकॉज इट डिपेंड ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वही चीज है जो भी बताया मैंने। ठीक है, तो अगर कैपेसिटेंस पावर सेम है, कैपेसिटेंस वैल्यू सेम है, तो वहां पर चार्ज की वैल्यू भी सेम रहेगी। और चार्ज बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। क्लियर है। फिर कह रहा है व्हेन डाइलेक्ट्रिक फिल बिटवीन द प्लेट्स, जब डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया जाता है तो कैपेसिटेंस पावर चेंज हो जाती है, और वो कितनी हो जाती है, के टाइम्स ऑफ द इनिशियल कैपेसिटेंस। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे, सोल्यूशन में आओगे, यहाँ पर लिखोगे व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। ठीक, क्लोज करोगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर 6 वोल्ट। ठीक, फिर तो Q कितना हो जाएगा, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा, CV। ठीक, और दोनों में CV सेम है, C1 C2 क्या है, सेम है। वो कितना है भाई, C1 बराबर C2 बराबर कितना है, 1 माइक्रोफेरेड। तो चार्ज की वैल्यू भी सेम रहेगी, तो Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C की वैल्यू, सॉरी, C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और वोल्टेज कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 6 माइक्रो। ठीक है, ये कब हुआ, जब पोटेंशियल सेम था, चार्ज की वैल्यू भी सेम थी। अब क्या करेंगे, अब पहले में क्या करेंगे, ये एक पहला कैपेसिटर है C1 और ये दूसरा C2, यहाँ पर लिखे देगा C2। ठीक, इन दोनों में इफेक्ट क्या होगा, ये ध्यान देना तुमको। तो पहले में जो है तुम्हारा पोटेंशियल, लिखोगे व्हेन, पहले कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान रखना, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक स्लेब फिल इन कैपेसिटर फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है, कैपेसिटर फर्स्ट एंड स्विच इज ओपन। स्विच को क्या कर दिया गया, ओपन। स्विच ओपन कर दोगे तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल नहीं होगा, तभी रहेगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो रहा ना, ये सेकंड वाले कैपेसिटर पर इफेक्ट पड़ेगा पोटेंशियल पर, इसके ऊपर थोड़ी ना पड़ेगा। तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा, यानी कि यहाँ पर लिखोगे V1 डैश, वो तो 6 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसके चार्ज पर फर्क पड़ेगा, और चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 डैश। चार्ज पर फर्क कैसे पड़ेगा, ध्यान देना यहाँ पर, जो जब बैटरी जब बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर चार्ज चार्ज की वैल्यू, और डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए, बैटरी कनेक्ट हो और डाइलेक्ट्रिक फिल है, तो जो चार्ज होता है वो Q टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पर Q डैश क्या हो जाएगा, Q1 डैश, ये हो जाएगा के, डाइलेक्ट्रिक कितना था हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 3 थी, तो हो जाएगा 3 इंटू Q1। Q1 कितना था, यहाँ से कितना निकला था 6, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, यानी कि 18 माइक्रो कूलम। ये ध्यान रखना, हमने क्या बताया कि अगर बैटरी से कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका चार्ज की वैल्यू, उसके चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो इनिशियल जो वैल्यू होगी उसमें डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, क्लियर है। पोटेंशियल पता चला जब स्विच ओपन था, क्या था, स्विच ओपन था, पहले वाले कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, और चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर गई। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब फिल इन कैपेसिटर सेकेंड एंड स्विच इज ओपन। ठीक, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा V2 डैश, ठीक, वो V2 का के टाइम डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, के टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 6 डाइलेक्ट्रिक कितना था 3, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 वोल्ट। पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। लेकिन
अगर हम Q2 डैश की बात करें तो Q2 डैश किसके बराबर रहेगा? Q2 के बराबर ही रहेगा, और वो कितना था? 6 माइक्रोकूलम। चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, बस पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, अब देखो पढ़ो इसको। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स एंड वाई। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई। हैव द सेम एरिया ऑफ द प्लेट, उनकी एरिया सेम है, एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम, उनका सेपरेशन भी सेम है। एक्स हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, एक्स के प्लेट के बीच में एयर है, वाई जबकि वाई कंटेंस अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ एप्सिलॉन आर इक्वल टू 4, जबकि वाई जो है, वाई की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है, और इसको के भी बोलते हैं। ठीक, तो के की वैल्यू क्या है? 4। तो फर्स्टली इसमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक है, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रो फैरेड। ठीक है, ये बोल रहा है कि x और y इनका कैपेसिटेंस अलग अलग निकालना है, जबकि इनके कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस दिया है वो 4 माइक्रो फैरेड दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ x एंड y। इनके ऊपर पोटेंशियल V1, इनके ऊपर पोटेंशियल V2, अलग अलग पोटेंशियल निकालना है। थर्ड पॉइंट पर देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन एक्स एंड वाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है दोनों कैपेसिटर पर। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट एक्स सी एक्स बराबर हम कंसीडर कर लेते हैं सी है। ठीक है, कि पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या मान लिया हमने? सी। दूसरे कैपेसिटेंस का कैपेसिटर क्या हो जाएगा? सी वाई, वो हो जाएगा 4 CX। ऐसा क्यों? ठीक, हमने ये पढ़ रखा है, सी बराबर क्या होता है? के सी नॉट। ठीक है, क्लियर है। जिसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जिसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, अगर सेपरेशन और प्लेट्स का एरिया सब सेम है तो वो हो जाएगा सी बराबर के सी नॉट। तो यहाँ पर सी वाई कितना हो जाएगा? सी वाई हो जाएगा 4 C। क्लियर है इतना? ठीक, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गए, इतना हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन है किसमें? सीरीज में लगा हुआ है, तो सी इक्वलेंट कितना होने वाला है? तो इसको निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। सी इक्वलेंट बराबर 1/CX प्लस 1/CY। ठीक है, ये हो जाएगा 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/4C। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो। सी इक्वलेंट बराबर 4C प्लस C इंटू 4C, ये हो जाएगा 5C इंटू 4C। सी से सी कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास? 5/4C। इम्प्लाइज दैट सी इक्वलेंट कितना हो गया? सॉरी, सी इक्वलेंट हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4C/5। क्लियर है? 4C/5। अब सी इक्वलेंट की वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल में, देखो यहाँ पर कितनी दे रखी है? 4 माइक्रो फैरेड। ठीक, 4 माइक्रो फैरेड दे रखी है, तो हम सी इक्वलेंट निकालेंगे। सी इक्वलेंट की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो सी इक्वलेंट, राइटिंग बहुत गंदी बन जाती है। सी इक्वलेंट इज इक्वल टू है तुम्हारे पास 4, तो इसमें पुट करो, इसमें वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 4C/5। ठीक, 4 से 4 कैंसिल आउट, इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 माइक्रो। अब सी की वैल्यू अगर इतनी आ गई, हाँ अब सी यहाँ पर इतना आ गया है, कितना? सी इज इक्वल टू आ गया 5 माइक्रोफैरेड। अब सी की वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे? क्योंकि हमने सी एक्स कंसिडर किया था, सी एक्स क्या कंसिडर किया था? सी, तो सी एक्स कितना हो गया? 5 माइक्रोफैरेड। और सी वाई कितना कंसिडर किया था? 4C के बराबर।
ठीक है, तो सी वाई कितना आ जाने वाला है 4 × 5 यानी कि 20 माइक्रोफेरेड। देखो ये वैल्यूज आ गई। क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं है भाई? ठीक है, ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट में क्या करा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है किस पर, एक्स प्लेट पर और वाई प्लेट पर, मतलब कैपेसिटर पर, सॉरी। तो यहाँ पर पोटेंशियल हमने कंसिडर कर लेना है वी एक्स, यहाँ पर वी वाई। ठीक है, अब देखो कैसे निकलेगा भाई। जब ऐसी कंडीशन दी हो कि यहाँ पर दोनों ही कैपेसिटर पर क्या कहते हैं उसको, चार्जेस की वैल्यू ना दी हो, उस कंडीशन में पोटेंशियल निकालना। और बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है साथ में कि इनका जो कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई प्लेट का कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का जो, वो है 4 माइक्रोफेरेड। और इस केस में क्या होगा, इसमें इस केस में टोटल चार्ज की जो वैल्यू निकलती है यानी कि क्यू बराबर होगा सी इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक है, ये होगा, वो कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट कितना है 4 माइक्रोफेरेड है ना, इनटू वी कितना है 12। तो चार्ज की वैल्यू कितना आ गई 48 माइक्रोकूलम। अब ये जो Q आया है, ये Q पहले कैपेसिटर Q1 के बराबर होगा। तो पहले कैपेसिटर पर जो चार्ज है Q1 उसके बराबर होगा, और दूसरे कैपेसिटर पर जो चार्ज है Q2 उसके बराबर होगा। वो कितना होगा 48। अब पूछने वाली या परेशान करने वाली एक ये बात है कि यहाँ पर दो कैपेसिटर है, दोनों पर सेम चार्ज क्यों आ रहा है, 48 ही माइक्रोकूलम क्यों आ रहा है, अलग अलग होना चाहिए। बहुत बारीक डाउट है ये। तो एक्चुअल में बात यह है कि यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितने चार्ज चलेंगे, सॉरी जितने चार्ज यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज पहुँचेंगे एक्स कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर। ठीक है, और कहाँ से निकलेंगे वाई प्लेट की निगेटिव प्लेट से, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो इनके बीच में टोटल चार्ज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, 48 माइक्रोकूलम ही रहेगा। तो मान लिया जाता है कि एक्स प्लेट पर और वाई प्लेट पर, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में होता है तो केस अलग होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए यहाँ पर टोटल चार्ज जो होगा सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो एक्स वाई प्लेट पर सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं पहले कैपेसिटर के लिए, वो हो जाएगा Q1 बराबर C1 V1। ठीक है, तो Q1 कितना हो जाएगा यहाँ पर CX VX। तो VX बराबर क्या हो जाने वाला है Q1 अपान CX। और Q1 कितना है हमारे पास 48, CX कितना है 5। ठीक है, तो VX की वैल्यू कितनी आ जा रही है, VX की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसको डिवाइड कर दो भाई 5 और 48, 5 9 जा 45, 3 बचे, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 6 जा 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 9.6 वोल्ट इस केस में आ गया। ठीक है, और दूसरे वाले कैपेसिटर में Q2 बराबर हो जाएगा CY VY। ठीक, तो VY बराबर क्या हो जाएगा Q2 अपान CY। तो Q2 कितना है हमारे पास 48, और CY कितना है, CY यहाँ पर है, दूसरा कितना आया था 20। तो यहाँ पर जीरो हटाओ, पॉइंट बढ़ाओ, कितना हो जाएगा VY 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 4 जा 8। ठीक है, 2.4 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है, ओके, ये केस यहाँ पर समझने वाला था। ओके, आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर थर्ड पॉइंट कह रहा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन एक्स एंड वाई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो होता है हमारे पास U इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कैपेसिटर में कितना हो जाएगा UX, यहाँ पर क्या हो जाएगा CX, यहाँ पर VX। ठीक है, तो यहाँ पर UX बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/2, CX को क्या कंसिडर किया था C, और VX कितना आने वाला है, VX पे हम फ्रैक्शन में रखेंगे क्योंकि हमको कैलकुलेशन सॉल्व जो है आसान करनी है।
तो वी एक्स कितना हो जाएगा 48/5, 2 टाइम्स लिखेंगे 48/5, ठीक है। इसी तरीके से यू वाई में देखो दूसरे कैपेसिटर के लिए रेशियो निकालना ना, 1/2 सी वाई वी वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखोगे 1/2 सी वाई कितने टाइम्स था सी एक्स के, यहाँ पर देखो 4 सी के बराबर था, ठीक है। वो हो जाएगा 4 सी इंटू 4 सी, और बी वाई कितना है हमारे पास, ये है 48/20, 20 तो है, तो 48/20। यहाँ से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, यू एक्स अपॉन यू वाई, ठीक है। तो यू एक्स कितना है 1/2 इंटू 48/5 इंटू 48/5 अपॉन, ठीक, कितना आ जाएगा 1/2, सॉरी 4 सी है ना यहाँ पर, 4 सी इंटू 48/20 और 48/, ठीक। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, 48 से 48 कैंसिल आउट, देखो सारे कैंसिल आउट हो गए, 5 1 जा 5 4 जा, 5 1 जा 5 4 जा, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये बचा कितना भाई, यू एक्स अपॉन यू वाई इज इक्वल टू बचा 1/1/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4/1, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा, यू एक्स रेशियो यू वाई बराबर 4 रेशियो। हाँ, अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 पर चलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तुम्हारे, और अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 50 पिकोफैरेड and the distance between the plates is 4 mm. It is charged to 12 volt and then the charging battery is removed. ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी नॉट, ठीक है, वो है तुम्हारे पास 50 पिको फैरेड, ये है, ठीक। वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है, इसको वी नॉट बोल देते हैं, वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है 200 वोल्ट, या इनिशियल वोल्टेज बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बोल दो, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन है यानी कि डी, वो कितना है 4 mm, ठीक। बैटरी बाद में रिमूव कर दी जाती है, रिमूव करने के बाद उसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाता है, नाउ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इक्वल टू कितना है 4, और उसकी थिकनेस 2 mm इज प्लेस्ड, थिकनेस कम कर दी जाती है, यानी कि सॉरी सॉरी डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो 2 mm है, ठीक है। तो टी कितना है यहाँ पर 2 mm। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर, जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, वो सेपरेशन से कम है, फुल्ली फील्ड नहीं है प्लेटों के बीच में, ठीक। उस कंडीशन में हमको कैपेसिटेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है अभी हम बताएंगे। अब देखो पहले क्या डिटरमाइन क्या करना है यहाँ पर, फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक, चार्ज निकालने हैं, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। फाइनल चार्ज यानी कि दूसरे पॉइंट पर, जो दूसरे केस में जब डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाता है उस केस में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जब डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाता है तो प्लेट्स पर कितना पोटेंशियल होगा, फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी क्या होगी, एंड एनर्जी लॉस क्या होगा, ठीक है। इतनी चीजें तुमको फाइंड करनी है, तो फाइंड क्या क्या करना है भाई, सबसे पहले चार्ज, फाइनल चार्ज यानी कि क्यू एफ तुमको फाइंड करना है, ठीक। फाइनल चार्ज, फाइनल पोटेंशियल यानी कि वी एफ तुमको फाइंड करना है, फाइनल एनर्जी यू एफ तुमको फाइंड करना है, ठीक। एनर्जी लॉस डेल्टा यू तुमको, इतनी चीजें फाइंड करनी है, तो वो गिवन है, और फाइंड क्या करना है, सारी चीजें पता हो गई हमको। अब प्रोसेस पे चलता है, ठीक है। भाई सी नॉट, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये कब होता है जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और सी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 पिको फेरेड, ये ध्यान रखना है इतना,
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक, दूसरे केस में जब डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाता है, यानी कि सी या सी एफ मान लो, वो तुम्हारे वेरिएबल है, कुछ भी मान सकते हो। इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस डी प्लस के। इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी जब डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया जा रहा है। तो पहले केस में देखते हैं। देखो यहाँ पर इन लिखोगे इन फर्स्ट केस, ठीक है, यहाँ पर क्यू नॉट कितना हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा सी नॉट इंटू वी नॉट। ठीक है भाई, इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा सी नॉट इंटू वी नॉट। तो सी नॉट कितना है हमारे पास 50 पीको फेरेड इंटू वोल्टेज कितना है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट। ठीक है, तो पीको फेरेड को फेरेड में चेंज कर लो, 50 इंटू 10⁻12 इंटू 200। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 टू जा कितना होता है 10, और जीरो कितने टाइम होंगे 1 2 3, तो 3 जीरो और इंक्रीज कर दो इसमें इंटू 10⁻12। अब इसको क्या लिख सकते हो 10⁻4 इंटू 10⁻12, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻8, वो भी माइनस फेरेड। ये चार्ज आया तुम्हारा जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। ठीक है, अब बैटरी को रिमूव कर दोगे, उसके बावजूद भी चार्ज की वैल्यू, और डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, उसके बावजूद भी चार्ज की वैल्यू सेम ही रहेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो when battery is removed but charge or remain same between capacitor। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q नॉट बराबर क्यू एफ हो जाएगा भाई, वो भी तुम्हारा कितना रहेगा 10⁻⁻8 फेरेड। क्लियर है, यहाँ पर इतना ही रहेगा। ओके, अब अगर Q नॉट और क्यू एफ बराबर रहते हैं, जहाँ चार की वैल्यू, अब मान ले Q नॉट बराबर क्यू एफ बराबर, हम क्या कंसिडर कर ले Q, और Q बराबर है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको Q की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर सेकंड केस में चलते हैं। अगर इसको इस तरीके से देखें, Q इज इक्वल टू क्या है हमारे पास सी नॉट वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा सी एफ और वी एफ, ये दोनों बराबर ही तो होंगे भाई, चार्ज अगर इक्वल है तो इनके फार्मूले भी इक्वल होंगे। ठीक, तो हम इस रिलेशन को डालेंगे। अब यहाँ से हम वी एफ निकालेंगे, तो वी एफ बराबर क्या हो जाएगा सी नॉट अपॉन सी एफ इंटू वी नॉट। अब सी नॉट फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर सी एफ माना था मैंने, सी को तुम सी एफ मान लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देना है बस। तो वी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा सी नॉट कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन, यहाँ पर होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस डी अपॉन के। ठीक, ये पूरा एक टर्म आएगा यहाँ पर इंटू वी नॉट हो जाएगा। अब वी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से ये टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो 1 अपॉन डी अपॉन क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के इंटू वी नॉट। ठीक है, तो वी एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये हो जाएगा, ये पोर्शन, सॉरी गलती हो गई इसमें, एक मिनट, थोड़ा सा स्टेप गलत हो गया है, सही किए देना इसको।
यहाँ पर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक, इसको अब अरेंज करोगे तो ये आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के अपॉन डी। ये वैल्यू है। अब वैल्यूज पुट करो, वी एफ, डी कितना था 4, टी कितना था 2, टी कितना है 2, के की वैल्यू 4 अपॉन, यहाँ पर क्या लिखोगे, सेपरेशन कितना 4, और वी नॉट कितना है हमारे पास 2। ठीक, अब वी एफ कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर बॉड मास लगाओगे तो बॉड मास में क्या कहता है, बी ओ डी एम ए एस। ठीक है, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं भी। ठीक है, डिवाइड तो है, तो डिवाइड करो पहले, 2 1 जा 2 2 जा 4। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई अभी नहीं है इसमें, एडिशन, तो ऐड करो पहले, तो 4 यहाँ पर क्या लिखोगे, -2 प्लस 1/2। ठीक, अपॉन 4 इंटू 2, देखो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा करना। ठीक, माइनस अंदर ले लेना, अपॉन 4 इंटू 200। अब क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4, माइनस का 4 है यहाँ पर, या तो प्लस होगा, माइनस का 4 है, और ये कितना हो जाएगा 3, तो -3/2 अपॉन 4। कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए दोनों की, 4 माइनस 3/2 अपॉन इंटू 200, फिर कितना हो जाएगा, अब देखो ये 8 हो जाएगा, 8 से 3 गया 5, और 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 5/8 इंटू कितना हो जाएगा 200, 8 1 जा 8 2 जा 8 5 जा, तो कितना आ जाएगा इसमें 125 वोल्ट। तो फाइनल जो वोल्टेज आया हमारे पास वी एफ आएगा 125 वोल्ट। ठीक, ये फाइनल वोल्टेज आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा था भाई, इसमें अब पूछ रहा था फाइनल एनर्जी। ठीक, तो फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, थर्ड पॉइंट पर चलेंगे, यू एफ, अगर क्यू और वी दोनों गिवन है तो फार्मूला बन जाता है 1/2 क्यू एफ इंटू वी एफ। अब 1/2 क्यू एफ कितना था 10⁻⁻8, और वी एफ कितना है 125। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, 6.25 इंटू 10⁻7 जूल। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर अब थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एनर्जी लॉस। क्या है हमारे पास, एनर्जी लॉस, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा यू आई माइनस यू एफ। ठीक है, यू आई कैसे आएगा 1/2 क्यू नॉट, और सॉरी क्यू नॉट और वी नॉट माइनस 1/2 क्यू एफ और वी एफ। और हमको पता है यहाँ पर क्यू नॉट बराबर क्यू एफ बराबर क्या है, क्यू है। ठीक है, तो कॉमन क्या मिल जाएगा 1/2 क्यू वी नॉट माइनस वी एफ। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10⁻8, वी नॉट कितना था 200 माइनस 125। ठीक, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 10⁻8 इंटू कितना कैंसिल आउट हो भाई 75 बचेगा। इसको कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.75 इंटू 10⁻⁻7 जो, कैलकुलेट कर लेना बेटा इसको, वरना लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फील्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ सेम डायमेंशन बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि सेम डायमेंशन के जो क्या है तुम्हारे पास कैपेसिटर है। ठीक, और उसके अंदर जो है दो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K1 और K2 के। ठीक, तो तुमको उनका रेशियो निकालना है। अब
डायलेक्ट्रिक किस तरीके से फिल कर सकते हैं ये तुमको हम बता चुके हैं, ऊपर जो फार्मूले बता रहे थे। तो एक को हम कॉलम के टर्म में, ऑर्डर में इसको फिल कर सकते हैं, और दूसरे रो में। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर एरिया डिवाइड हो जाता था। अगर एरिया ए है तो ये कितना हो जाएगा a/2, और ये भी कितना हो जाएगा a/2। ठीक, डी जो सेपरेशन होगा प्लेट के बीच में वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और k1 k2 ये डाइलेक्ट्रिक्स है। इसी तरीके से जब रो में फिल इसको करेंगे तो यहाँ पर डी टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा T1 और T2 में। यहाँ पर ध्यान देना, T1 और T2 में। ठीक है, और एरिया यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, ये ध्यान रखना। इस तरीके से फिल कर सकते हैं। अब उसी का तुमको रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो। ठीक है, फिर दूसरे में क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर इज फिल्ड टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ द सेम डायमेंशन बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इक्वल टू 2 और K2 इक्वल टू 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटर टू पॉसिबल। यहाँ पर क्या करना है, K1 और K2 की वैल्यू रख देना है, जो फाइनल तुम्हारा रेशियो आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे भाई, जब पैरेलल में इस तरीके से डायरेक्टली फील्ड होगा तो वहां पर Cp जो निकलेगा, Cp निकलेगा C1 प्लस C2 से। ठीक, तो Cp इक्वल टू C1 क्या हो जाएगा भाई, डायलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना, वो हो जाएगा तुम्हारे पास A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी प्लस A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी। अब यहाँ पर ध्यान देना, K K1 है और इसका K दूसरा कैपेसिटर का। ठीक, इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों में K1 एक आएगा K2 आएगा। ठीक, क्लियर। तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1, और सेपरेशन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर ध्यान देना, सेपरेशन सेम रहेगा। ठीक, एरिया डिवाइड होगा, ये तो हाँ एरिया डिवाइड करना चाहिए था मुझे, यहाँ पर रुक जाओ एक मिनट, एरिया मुझे डिवाइड करना चाहिए था, ये ये हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन डी। यहाँ पर कितना हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन डी। ठीक है, तो Cp इक्वल टू कितना आने वाला भाई, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तुमको एप्सिलॉन नॉट A/2D। अंदर क्या बचेगा भाई, K1 प्लस K2। ठीक, तो ये पहला अरेंजमेंट था जिसको हम डायरेक्ट्रिक को कैसे फिल किए थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, क्लियर है। अब इसी डायलेक्ट्रिक को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है फिल करेंगे, तब वहां पर कैपेसिटेंस कैसे ऐड होंगे सेकंड केस में। जो फर्स्ट केस था इसको फर्स्ट केस डाल दो, इसको सेकंड केस डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखो यहाँ पर 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/, देखो एरिया कांस्टेंट रहने वाला है A एप्सिलॉन नॉट K1, लेकिन T जो है ब्रेक करेगा T1 और T2 में, और T1 कितना हो जाएगा D/2 में, और D/2 हाफ हाफ में हो जाए, जैसे एरिया डिवाइड होता था वैसे यहाँ पर सेपरेशन डिवाइड होगा। ये हो जाएगा D/2 प्लस 1/A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D/2। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी D/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन, सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई D/2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस D/2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे तुम्हारा यहाँ पर फ्रैक्शन नीचे आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन पूरा ऊपर चला जाएगा, ये ध्यान देना। अब देखो कॉमन क्या मिल जाएगा, 1/CS, इसको लिखेंगे कैसे D/2 A एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा हमारे पास 1/K1 प्लस 1/K2। इसको और अरेंज करो, D/2 A एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे K1 प्लस K2 अपॉन
K1 प्लस के सॉरी इनटू हो जाएगा। यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती है। K2 ठीक। अब CS कितना हो जाएगा, यहाँ पर CS निकालोगे तो CS आएगा 2a एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में हम रेशियो निकालेंगे ना। अब हम लोग को रेशियो निकालना है, तो वो हो जाएगा CP अपॉन CS। CP कितना आया था? CP कितना आया था भाई? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D K1 प्लस K2 अपॉन, यहाँ पर देखो ये आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक, ये इतना है। ओके, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2 अपॉन, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 4B एप्सिलॉन नॉट A ठीक K1 K2 अपॉन 1 प्लस K1 प्लस K2। क्लियर है इतना? ठीक है, तो CP अपॉन CS क्या होने वाला है भाई? K1 प्लस K2 ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4D एप्सिलॉन नॉट A K1 K2, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा तुम्हारे पास? K1 प्लस K2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4K1 K2। ठीक, कुछ नहीं था, सिर्फ एक कैलकुलेशन है इसमें। अब सेकेंड पॉइंट पर चलेंगे, जहां पर क्या पूछ रहा कि डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी दे रखी? K1 बराबर कितना दे रखा? 2, और K2 बराबर कितना दे रखा? 3। ठीक है, यहाँ पर से फिर रेशियो निकालोगे जब वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा 2 प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करने के बाद 25 अपॉन 24 आएगी। ठीक, ओके।